सो देखिए, मॉडर्न की जो शुरुआत हुई वो यूरोपियंस के साथ हुई। अब देखिए, जैसे एंशियंट, अब यहाँ पे देखते हैं एंशियंट इंडिया शुरू होता है और ये तब तक चलता है जब तक हमारे लोकल रूलर्स और ये सब रहे। बाद में जब रिलीजन भी बदलता है, जैसे कि इस्लाम आता है तब मिडिवल समझ जाइए, और जब क्रिश्चियनिटी आता है तब मॉडर्न समझ जाइए। यानी रिलीजन के अकॉर्डिंग भी आप इसे बांट सकते हैं, इवन आप रूलर्स के अकॉर्डिंग भी। यहाँ ज़्यादातर लोकल रूलर्स देखने मिले, यहाँ इस्लामिक रूलर्स देखने मिले और यहाँ यूरोपियन रूलर्स देखने मिले। इस कारण भी हम हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये लोग आए तो चीज़ें नई नई आएगी, अपने साथ अपने आर्किटेक्चर, अपने अपने जो स्ट्रक्चर्स है, अपनी अपनी डिज़ाइंस लेके आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि पोर्तुगीज़ आए, आपको पता है कि फ्रेंच आए, आपको पता है डच आए, आपको पता है ब्रिटिश आए। ये सब लोगों के कुछ आर्किटेक्चर्स बना के गए। सो चलिए हम शुरुआत करते हैं पोर्तुगीज़ से। हमें डच को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डच के सेटलमेंट ज़्यादा नहीं। पोर्तुगीज़, फ्रेंच और ब्रिटिश के सेटलमेंट्स हमें ज़्यादा देखने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गोवा चले गए, आप दमन चले गए, आप दीव चले गए, इन एटसेट्रा एटसेट्रा और काफ़ी सारी जगह है, वहाँ पोर्तुगीज़ के आपको स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं। अगर आप पुदुचेरी चले गए तो आपको यहाँ पे जो देखने मिलेंगे वो फ्रेंच के स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे। आप ब्रिटिश के स्ट्रक्चर्स ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जगह पे देख सकते हो। सो ये लोगों को पढ़ना इसीलिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं आजू बाजू। सो अब चलिए इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पोर्तुगीज़ की स्टाइल को क्या कहते हैं। आपको जैसे पता है, किसी को मैमलुक स्टाइल कहते हैं, किसी को सेजलुक स्टाइल कहते हैं। सो इनको पोर्तुगीज जो थे, इनको भी कोई तो भी स्टाइल कहा जाता होगा। सो इनको क्या कहते हैं, इससे ही शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा गया तो पोर्तुगीज को आइबेरियन स्टाइल कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आइबेरियन स्टाइल। ओके, सो आइबेरियन स्टाइल हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा दूसरी अगर यहाँ पे बात की जा रही है, सो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको ये कहूँगा कि ये स्टाइल जो है, ये आइबेरियन स्टाइल, अगर इनके स्टाइल के आपको आर्किटेक्चर देखने हैं, सो आप गोवा में बहुत सारे चर्च जो बनाए हैं वो आप देख सकते हैं। इवन गोवा के जो चर्च है और बाकी जो चर्च है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो ये यहाँ पे हमें देखने मिलता है। अब ये देखने मिलेगा तो हम कहेंगे कि ऐसी कुछ चीज़ें होगी। अब ये होने के अलावा यहाँ पे इनिशियली उन्होंने क्या बनाया, तो वो ट्रेडिंग करने इंडिया में आए थे। अब जब वो ट्रेडिंग करने इंडिया में आते हैं तो उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए थे, वो व्यापार कर रहे थे, और वहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती है, जो यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, उसके लिए कुछ वेयर हाउसेस बनाए थे। स्टार्टिंग में उन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाई थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सो मेनली अब ये पोर्तुगीज स्टाइल में हमें एक नया कंसेप्ट देखने मिलता है घरों का, जो कि है पैटियो हाउस। अब पैटियो हाउस जो है वो क्या होता था, तो पैटियो हाउस में हम कहेंगे कि एक बिल्डिंग होगी जिसमें कोर्टयार्ड भी होगा। कोर्टयार्ड के साथ साथ हम कहेंगे कि ये कोर्टयार्ड जो होगा ये ओपन होगा ऊपर। काफ़ी सारे घरों में आप ये भी देखोगे गोवा या जैसे कि बाहर आंगन है बहुत बड़ा और उसमें फिर टेबल्स भी रखे हुए हैं, डाइनिंग भी है। इस तरह के कुछ पैटियो हाउस इन्होंने बनाने शुरू किए थे। तो इनका नया कंसेप्ट इंडिया में लेके आए थे, ओपन स्काई के नीचे बैठने वाला पैटियो हाउस बना के। उसके अलावा इन लोगों ने जो चर्च बनाए थे, इसको बैरॉक चर्च कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बैरॉक चर्च होते कैसे या दिखते कैसे। अगर आप गोवा के चर्च अंदर से देखोगे तो आपको इतनी डिज़ाइन दिखेगी उसमें, बहुत ज़्यादा, यानी हम कहेंगे कि बहुत सारी सजावट दिखेगी, है ना। तो बहुत सारे हम कहेंगे कि उसमें ऑर्नामेंटेशन दिखेगा। सो उस तरह के चर्च को बैरॉक चर्च कहते हैं। आप चर्च में अंदर जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे हम कहते हैं ना डेकोरेशन, बहुत डेकोरेशन दिखेगा। तो जिस चर्च के अंदर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन दिखता है उसे कहा जाता है बैरॉक टाइप ऑफ चर्च। तो बैरॉक चर्च भी इन्होंने लाए। तो इनके चर्च और ब्रिटिश के चर्च में काफ़ी डिफरेंस देखने मिलेगा। इनके इसमें डेकोरेशन बहुत ज़्यादा होगा। इस तरह के चर्च जहाँ डेकोरेशन ज़्यादा होगा उन्हें बैरॉक चर्च कहा जाता है। अब बैरॉक चर्च आपने देखा, पैटियो हाउस आपने देखा, तो काफ़ी सारे अलग अलग आर्किटेक्चर हमें इनके देखने मिले। बाहर से इनके चर्च ऐसे दिखते हैं, है ना। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अंदर से काफ़ी इसमें सजावट होगी। आपको आज ही ये मैंने यहाँ पे एक इमेज जानबूझ के नहीं रखी है, क्योंकि मैंने आपको आज एक वर्क है कि आपको ये जो चर्च है ये अंदर से इसका इंटीरियर पार्ट देखना है। आपको इसलिए देखने बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इंटीरियर देखोगे आप ये याद रखोगे कि बैरॉक चर्च दिखते कैसे। अब मैं डायरेक्टली लाके दिखाऊंगा तो आपको उतना याद नहीं रहेगा, इसीलिए आपको वो याद रह जाएगा जब आप उसे सर्च करोगे कि इंटीरियर ऑफ गोवा का कोई भी चर्च डाल देना, ये डाल देना आप, बॉम जीसस बेसिलिका या जो भी चर्च है, गोवा के चर्चेस के इंटीरियर आप देखना मेड बाय पोर्तुगीज, तो आपको बैरॉक चर्च के डेकोरेशन दिखेंगे कितने हैं। आप सेंट कैथेड्रल चर्च का भी इंटीरियर देखोगे तो भी आपको समझ जाएगा। इसका एग्जांपल है सेंट कैथेड्रल चर्च, जो कि ये है, आपको देखने मिल रहा है सेंट कैथेड्रल चर्च इन गोवा। इस तरह के इनके चर्च है। इवन बाहर से भी यहाँ पे देखिए कितनी सारी जगह है, बहुत सारी स्पेशियस जगह होती है। और आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे कि इनका कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अलग दिख रहा है बाकी चर्चेस से जो ब्रिटिश बनाते थे। उसके बाद फ्रेंच आए।
फ्रेंच जो आए तो उन्होंने इंडिया में नई चीज लेके आए, वो थी अर्बन सिटी प्लानिंग। अब क्या कर रहे थे, ये अर्बनाइजेशन कह रहे थे, यानी हम कहते थे शहर बना रहे थे। शहर बनाने के साथ साथ हम कहेंगे कि फ्रेंच लोगों ने शहर बनाया। बस एक मिनट पोर्चुगीज पे आपको एक बार लेके आऊंगा। पोर्चुगीज में मैं कुछ चीजें नोट्स में ऐड करूंगा, याद रखिएगा। यहाँ जो एग्जाम्पल्स लिखे उन्हीं एग्जाम्पल्स में और भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करूंगा, उसको अच्छे से देखना है। जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये जो चर्च है ना बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, वैसे तो मैं ये आपके साथ मॉडर्न इंडिया में डिस्कस कर चुका हूँ। जिन लोगों ने मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स देखे होंगे उनको पता है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो होता है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी गई है बाय यूनेस्को। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी गई है गोवा में। और आपको ये भी बताता हूँ कि ये 1605 एडी में बैरोक स्टाइल का चर्च है। तो ये चर्च को आप अंदर से देखोगे तो आपको पूरा समझ जाएगा कि बैरोक चर्च कैसे दिखते हैं। ये एक एग्जाम्पल, सेंट कैथेड्रल, दूसरा बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। उसके अलावा मुंबई में भी कुछ चर्च है, कैस्टेला डे एगोडा करके एक चर्च है मुंबई में, वो भी। या फिर हम कहेंगे कि दीव में भी कुछ चर्च है, दीव में, मुंबई में भी कुछ चर्च है पोर्तुगीज के, दीव में है, गोवा में है, दमन में है ना। या फिर हम कहेंगे दीव फोर्ट भी इनका ही है। सो ये सब स्ट्रक्चर्स उन्होंने यहाँ पे बनाए हैं। सो ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे लिख दूंगा और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिख दूंगा। बैरोक चर्च का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो आपको वो देखना पड़ेगा जो मैंने बताया, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस यहाँ पे। तो बैरोक चर्च इस तरह से होंगे। पोर्तुगीज के बाद हम जैसे कि फ्रेंच में हमने ये देख रहे हैं कि अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग इन्होंने शुरू की थी। फ्रेंच ने यहाँ पे शुरू की। फ्रेंच ने एक शहर बनाया जैसे कि पौंडीचेरी नाम का, और फ्रेंच ने चंदर नगर बनाया। चंदर नगर कहाँ पे है, कोई बता सकता है? पुदुचेरी तो अलग से यूनियन टेरिटरी है। चंदर नगर बंगाल, यस, वेस्ट बंगाल में है चंदन नगर। सो ये जो चंदन नगर था ये वेस्ट बंगाल में बनाया गया। उसके अलावा इन्होंने एक नया आर्किटेक्चर लाया जिसे कहा जाता है एनोनिमस आर्किटेक्चर। एनोनिमस आर्किटेक्चर में यानी क्या, अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ये जो है ये बैरोक है और ये एनोनिमस है। एनोनिमस का मतलब होता है जिसमें ऑर्नामेंटेशन ज़्यादा नहीं होता है। एनोनिमस आर्किटेक्चर में ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन नहीं करते हैं और जो बैरोक है वहाँ पे ऑर्नामेंटेशन ज़्यादा करते हैं। इस तरह से इनमें फ़र्क होता है। इन्होंने एक तरह से हम कहेंगे कि ऑर्नामेंटेशन या डिज़ाइन जहाँ कम रहती है उस तरह के उन्होंने कुछ आर्किटेक्चर्स, उस तरह के उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स लाई। उन्होंने माहे करके एक जगह है उसे भी डेवलप किया है, माहे करके जगह है। दूसरा कराईकल करके जगह है उसे भी डेवलप किया है। तीसरा हम कहेंगे यनम करके जगह है उसे भी डेवलप किया। कोई बता सकता है माहे कहाँ पे है? माहे, यस, माहे इन केरला, ओके। करियक्कल तमिलनाडु, यनम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये 3 जगह भी उन्होंने बनाई है। इसके अलावा इनके चर्च देखने तो इनका जो चर्च है तो चर्च ऑफ सैक्रेड हार्ट ऑफ जीसस इन पुदुचेरी, इस तरह के इनके चर्च दिखते हैं। अंदर आपको उतना आर्किटेक्चर, उतना ज़्यादा डिज़ाइन, उतना ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन नहीं दिखा। और बाहर से भी देखिए काफ़ी एक तरह से हम कहेंगे कि जगह वैसी नहीं है जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख रही थी। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने लाया क्योंकि ये अर्बन दिख रहा है पूरा, तो इनकी प्लानिंग अर्बन थी और अर्बन यानी शहर में जिस तरह से बनते हैं उस तरह से इन्होंने बनाने की कोशिश की थी। सो ये बनते हैं फ्रेंच के आर्किटेक्चर। फ्रेंच के आर्किटेक्चर के बाद अगले आर्किटेक्चर जो हम देखते हैं वो है ब्रिटिश। ब्रिटिश के बात ही क्या करें, जहाँ वहाँ ब्रिटिश के आर्किटेक्चर आपको इंडिया में देखने मिलते हैं। तो आपको तो वैसे इतने सारे आर्किटेक्चर देखने मिले इंडिया ब्रिटिश में। सो ब्रिटिश के स्टाइल को गोथिक स्टाइल कहा जाता है। जैसे फ्रेंच के इसको ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, वैसे ही पोर्तुगीज के स्टाइल को आइबेरियन स्टाइल कहा जाता है, वैसे ही हम कहेंगे ब्रिटिश के स्टाइल को गोथिक स्टाइल कहा जाता है। सबके आप अपने स्टाइल के अलग अलग यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। अब ये उनके जगह जो उनके आर्किटेक्चर को कहा जाता है वही नाम यहाँ पे लिए जाते हैं उनके इसमें, है ना। सो जैसे एक आइबेरियन आ गए। आइबेरिया का मतलब होता है एक तरह से पोर्तुगीज या स्पेन से रिलेटेड। जैसे हमने देखा था कि स्कल्पचर हम पढ़ रहे थे तो स्कल्पचर में हमने ये देखा था कि जो ग्रीक इन्फ्लुएंस होता है उसे हेलेनिस्टिक कहते हैं, वैसे इनको गोथिक कहते हैं, इसको आइबेरियन कहते हैं, है ना, पोर्तुगीज को। ये कुछ चीज़ें याद रखना। अब गोथिक स्टाइल पे अगर हम आते हैं तो इन्होंने, ब्रिटिश ने भी क्या किया, इंडिया में आके उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में थोड़े से बदलाव लाए। उन्होंने जैसे वहाँ थे वैसे ही आर्किटेक्चर नहीं रखे, उन्होंने चेंजेस लाए। और चेंजेस मेनली ये थे जिसको उन्होंने इंडिया की जो स्टाइल ऑलरेडी चल रही थी, यानी मुगल के वक्त देखिए जो आर्किटेक्चर बने उसको अपने गोथिक स्टाइल में ऐड कर दिया। ऐड करने के कारण इसका मिक्सचर बना और उस स्टाइल को नया नाम मिला जो था इंडो गोथिक स्टाइल। 1911 के पहले की अगर बात करें तो 1911 में इन्होंने दिल्ली दरबार बुलाया था। जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री देखा उनको पता होगा, नहीं देखा है तो भी टेंशन नहीं लेना है, आप देख लोगे आगे तो भी पता चल जाएगा। 1911 में उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कर दिया था और दिल्ली दरबार बुलाया था, जिसमें उन्होंने अपना
कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट किया था। जैसे उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट किया उनका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बदल गया। पोस्ट 1911 की अगर बात करें तो इनकी स्टाइल को नियो रोमन स्टाइल कहा जाता है, जो कि रोम से जुड़ी हुई कुछ आर्किटेक्चर की स्टाइल थी और नए टाइप की, इसलिए नियो रोमन स्टाइल कहा जाता है। इनके पहले की स्टाइल को इंडो गोथिक स्टाइल कहा जाता है। अब ये दोनों स्टाइल्स को पढ़ लेते हैं हम, इंडो गोथिक और नियो रोमन, बस इतना ही हमें पढ़ना है, फिर हमारा आर्किटेक्चर खत्म हो जाता है। इंडो गोथिक स्टाइल में आते थे, इसको विक्टोरियन स्टाइल भी कहते हैं। अब विक्टोरियन स्टाइल आपको पता है कि विक्टोरिया जो थी, क्वीन विक्टोरिया, उनके ही नाम पे ये दिया हुआ है विक्टोरियन स्टाइल। अब ये इंडो गोथिक होने के कारण यहाँ पे ब्लेंड है, पर्शियन भी है, गोथिक स्टाइल भी है। यानी मुगल जब थे तो पर्शियन स्टाइल, गोथिक स्टाइल और इंडिया की जो भी स्टाइल होगी वो भी, इसलिए पर्शियन, गोथिक, इंडिया, ये तीनों स्टाइल यहाँ पे हमें देखने मिलती है। इसको कहा जाता है इंडो गोथिक स्टाइल। इंडो गोथिक स्टाइल के साथ साथ मैं आपको और भी कुछ चीज़ें इसमें बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है, और ये याद रखना है कि किस तरह से ये डेवलप हुए और इसको कैसे पहचाना जाए। अब पहचानने के लिए इसके कुछ फीचर्स होते हैं। मेन फीचर्स में हम सबसे पहले बोलेंगे कि इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो एक्सट्रीमली लार्ज होता है और एलाबोरेट होता है, बहुत लार्ज कंस्ट्रक्शन है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये कहाँ की है, कोई बता सकता है? यस, और कोई? कोलकाता में कौन सा? विक्टोरिया मेमोरियल। यस, दिस इज विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। सो ये वहाँ क्या है, तो ये इंडो गोथिक स्टाइल में बना। अब एक एक चीज़ देखेंगे। देखिए, पहला तो ये था कि बहुत लार्ज और एलाबोरेट है ही, बहुत लार्ज है। दूसरा है कि इनके वॉल्स जो है वो काफ़ी थिनर होते हैं। मुगल्स जो कंस्ट्रक्शन करते थे उनके वॉल्स बहुत थिक होते थे, इनके वॉल्स थिनर होते हैं। बट यहाँ पे हम वॉल्स की जो विड्थ है वो यहाँ से नहीं देख सकते, उसके लिए आप बिल्डिंग्स में ही जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आर्चेस जो इनके वो पॉइंटेड होते हैं। अब आर्चेस क्या होते हैं आपको पता है, ये आर्चेस है, ये जो आर्चेस है ये थोड़े से इनके पॉइंटेड से आपको दिखेंगे, है ना, तो यहाँ से नहीं एक आपको पता चलेगा, आप पास जाके देखोगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेगा। विंडोज़ बहुत बड़ी होती है, जैसे कि दरवाजे, ये विंडोज़ है, आप देख रहे हैं विंडोज़ कितनी बड़ी बड़ी विंडोज़ है। ये मुगल्स जो, ये ब्रिटिश जो है, इनके कोई भी स्ट्रक्चर के विंडोज़ ये बहुत बड़े बनाते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे आपको समझेगा, देखिए ये पॉइंटेड थोड़ा सा, ये देखिए ये आर्क ऐसा थोड़ा सा पॉइंटेड दिख रहा है, यहाँ भी थोड़ा पॉइंटेड दिख रहा है, ऐसे पॉइंटेड आर्केस बनाते हैं ये लोग। उसके अलावा विंडोज आपने देखी, चर्चेस जो है उसका क्रूसीफाइड प्लान होता है। जैसे आपने कुछ प्लान देखा था कि ऑक्टेगोनल शेप में ग्राउंड प्लान था, किसी का अगर देखा गया तो त्रिरथ है, किसी का कोई रथ है, तो इस तरह से हम देखते हैं इनका क्रूसीफाइड है। चर्च अगर बनाएंगे तो इस तरह के ग्राउंड प्लान में ये लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, चर्च को क्रूसीफाइड होगा। सो ऐसा ग्राउंड प्लान उनका रहता है। उसके अलावा हम कहेंगे जो ये चीज़ें मटेरियल यूज़ करते हैं, उस मटेरियल में ये लोग स्टील का यूज़ करना इन्होंने शुरू किया, इन्होंने आयरन का यूज़ किया, इन्होंने कंक्रीट का यूज़ करना शुरू किया। ये सब चीज़ें उन्होंने शुरू किया। यानी आप देखोगे कंक्रीट का इस्तेमाल सबसे पहले ब्रिटिश से होते हुए आपको दिख रहा है। और यहाँ पे जो आपने देखा ये है एग्जाम्पल विक्टोरिया मेमोरियल, और ये है दूसरा, दैट इज़ गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में ये गेटवे ऑफ इंडिया था, जो कि एक प्रिंस के आने के लिए बनाया था। आपको आज ये देख के रखना है, जिन्होंने मॉडर्न पढ़ा है उनको ये चीज़ें पता है, बट नहीं भी पढ़ा है तो आज आपको ये देखना है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस किंग के आने, कौन सा किंग इंडिया में आने वाले थे उनके वेलकम करने के लिए बनाया था। ये आपको आज देख के अपने नोट्स में लिख के रखना है। बाकी ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, बट ऐसे ही है ना, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेते चलना है, इसलिए लेते चलती है क्या। तो ये है इंडो गोथिक स्टाइल। इंडो गोथिक स्टाइल में आपको इतनी चीज़ें देखने मिलती हैं। अब अचानक से चेंज आ गया 1911 के बाद। मैंने आपको बोला कि 1911 में अचानक चेंज आया कुछ। अब चेंज आने के साथ साथ अगर आपको कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइबेरियन आर्किटेक्चर एंड गोथिक आर्किटेक्चर, तो सबसे पहले याद रखना कि आइबेरियन वाले यानी पोर्तुगीज जो थे वो ब्रिक को यूज़ करते थे, और हमारे जो गोथिक वाले हैं वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें, यानी हम कहेंगे कि कभी कभी आपको रेड सैंडस्टोन भी यूज़ करते दिखते, जैसे यहाँ पे, तो कहीं कहीं आपको लाइमस्टोन भी यूज़ करते दिखते, तो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते थे। पोर्तुगीज जो थे वो अपने वेस्टर्न ट्रेडिशन को ही कंटिन्यू रखते थे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं लाते थे। जबकि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में आने के बाद उन्होंने इंडियन स्टाइल को भी मिक्स किया था अपने स्टाइल में। ये कुछ हमको थोड़े से डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। इंडो गोथिक के बाद नई स्टाइल है, दैट इज नियो रोमन स्टाइल। नियो रोमन स्टाइल जब दिल्ली में इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया, तब से नई स्टाइल मिली, दैट इज नियो रोमन स्टाइल। नियो रोमन स्टाइल पे पूरा दिल्ली का आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया, जिसमें हम कहते हैं एडविन लुटिन्स जो है और हर्बर्ट बेकर जो है, इन दोनों को आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली कहा जाता है। ये याद रखिएगा। इन्होंने ये नई स्टाइल लाई थी, तो ये नियो रोमन स्टाइल ये थी। इसको नियो रोमन स्टाइल के साथ कभी कभी नियो क्लासिकल स्टाइल भी कहा जाता है, क्लासिकल स्टाइल।
अब नियो क्लासिकल स्टाइल या नियो रोमन स्टाइल या दिल्ली में आपको देखने मिलती है, इसीलिए दिल्ली में पूरा रोमन देखने के कारण, रोमन आर्किटेक्चर देखने के कारण यहाँ पे उन्होंने कहा है दिल्ली को रोम ऑफ हिंदुस्तान। दिल्ली रोम ऑफ हिंदुस्तान क्यों कहलाता है? क्योंकि दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है वो पूरा रोमन स्टाइल में बना हुआ है। ये चीज़ें आपको कुछ याद रखनी है। उसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो वो एनोनिमस होता है ना, ज़्यादा डेकोरेशन ये सब नहीं होता है। आज आपको एनोनिमस वाली जो चीज़ है जो वो यहाँ पे पता चल गई है, जैसे कि यहाँ पे लाया गया था फ्रेंच के वक्त। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्नामेंटेशन या डेकोरेशन उतना नहीं होगा जितना वो करते थे पोर्तुगीज लोग। तो कंस्ट्रक्शन एनोनिमस होता है, जितना काम की चीज़ें उतनी रखो, बाकी जाने दो। कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यू विल सी, यानी आप देखोगे कि हर चीज़ वहाँ पे ला के रख रहे हैं। इंडियन भी है, ये भी है, वो भी है, इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड लगने लगता है क्योंकि सभी चीज़ों को वहाँ पे रखने की कोशिश की जाती है। और इसके साथ इन्होंने नई बिल्डिंग्स लाई जिसको सर्कुलर बिल्डिंग्स कहा जाता है। सर्कुलर बिल्डिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में जो देखने मिलता है वो कौन सा है, आप लोग बताइए? कौन सी बिल्डिंग है सर्कुलर जो आपने देखी होगी? कोई बोलना चाहेगा? सोचिए सोचिए। पॉलिटी, आपकी हिंट है, पॉलिटी से रिलेटेड है वो बिल्डिंग। गोल, सर्कुलर, यस। और कुछ गेस? एकदम सर्कुलर है। रेड फोर्ट तो पर मुगल ने बनाया था, ब्रिटिश ने बनाई हुई एक सर्कुलर। यस, वेरी गुड। पार्लियामेंट इज दैट बिल्डिंग। पार्लियामेंट है जो सर्कुलर आपको देखने मिलती है। ये है सर्कुलर बिल्डिंग जो ब्रिटिश के वक्त आई थी। उसके अलावा इनके डोम जो थे वो अपटर्न होने लगे। अपटर्न डोम कैसे होते हैं बताता हूँ। ये देखिए, ये जो डोम बना है इसको देखिए, यहाँ पे टर्न किया है, ये अपटर्न है, यहाँ पे टर्न किया है इस तरह से। तो इनके डोम जो होंगे ये अपटर्न डोम होते थे जो ब्रिटिश के। ये उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में आप ये देख सकते हैं। इनकी बिल्डिंग्स देखिए, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी कंजस्टेड लगती है, उतनी ओपन नहीं लगती है जितनी मुगल्स की थी। और इनके इसमें एनोनिमस, ज़्यादा आपको सजावटें नहीं देखने मिलती है, बहुत सिंपल। और सिंपल के साथ साथ देखिए यहाँ पे रोड और यहाँ के यहाँ ये मुगल का होता तो ये मुगल का, अगर फॉर एग्जांपल ये मुगल की बिल्डिंग होती तो बहुत दूर पे रोड होता, यहाँ आगे ही बहुत जगह होती। सो देखिए कुछ कुछ मुगल का भी इन्होंने लिया है, जैसे यहाँ पे थोड़ा गार्डन्स है, यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे डोम है, कुछ कुछ चीज़ें। इसलिए इंडिया और ये इंडिया, पर्शियन और उनकी स्टाइल इन्होंने मिक्स की है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टाइल जो है ना, ट्रेबिएट, या और हमने दूसरी जो स्टाइल पढ़ी थी जो आर्किवेट स्टाइल थी, वो भी आपको दोनों देखने। यहाँ पे विंडोज़ देखने मिल रही है बड़ी बड़ी आपको, ये इनके कुछ स्ट्रक्चर्स है, देखिए बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़। सो इस तरह से बनाते हैं ये लोग नियो रोमन में। तो दिल्ली का आर्किटेक्चर जो बना है वो नियो रोमन स्टाइल में बनाया जाता है। ओके, सो ये चीज़ें हैं हमें जो आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड कल्चर में पढ़नी है।